ठीक है शेखर बाबू, उठाइए जरा ध्यान से, पूरी तफ्तीश करके ही चुनिएगा। ये हमारी खानदानी बंदूकें हैं, कहीं कोई चूक ना हो जाए। मत करो शेखर, चले जाओ यहाँ से। पछताओगे, मैंने पहले ही कहा था शेखर, ये आदमी ठीक नहीं है शेखर। अपना रुमाल निकालो और याद रहे रुमाल का छूटना और चंद्रकांत दास। बेवकूफ, यहाँ कोई चंद्रकांत दास नहीं रहता, भागो यहाँ से। जी मैं वो आदिल चाचा के यहाँ से है। आदिल चाचा। आदिल जी, हाँ हाँ हाँ, आओ 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 आओ। क्या नाम बताया? जी चंद्रकांत दास। कब मिला था? आदिल मिला था। कैसे हैं आजकल? जी सब खैरियत। बड़ी देर कर दी मैं पूछा, बीच में ये कलम का बुखार उतर गया था क्या? पर ये तो पिछले महीने आया था। ये सही राह की तलाश में कुछ समय यूं ही समय गवाते रहोगे ना तो ऐसे ही एक दिन किसी नए नवीले कवि के साथ गुफ्तगू करते नजर आओगे। सर बताइए। जी आदिल चाचा ने बताया कि आप हाँ यही कि मैं कला और साहित्य की दुनिया में खूब तारीफ, खुद एक नामी ग्रामी लेखक रहा, बड़े संपादकों और प्रकाशकों की देना अच्छा, तो मैं एक नए चरवाहे की कलम का कमाल जनमानस तक पहुंचाने में मदद करता हूं। देखो बड़ी मुश्किलों भरी राह पर चलने का सपना देखता भाई, मैं तो अब भी कहूंगा लौट जाओ। ये कलाकार कल्पना में जीता है और उसे जीना पड़ता है। लेकिन जिंदगी खूबसूरत से भी खूबसूरत कथन आड़ में जानते हो क्योंकि शख्स से ज्यादा उन्मुख कुछ नहीं सकता। सच आजाद, खासकर कल्पना। तो अपनी अगली बात सोच समझ के कहना। हो सकता है तुम्हें मेरा अंदाज पसंद ना है। ज्यादा तो नहीं जानता साहब, बस इतना जानता हूँ कि जब कुछ लिखता हूँ तो एक जिंदगी महसूस होती है, तो बस उसी के सहारे जिए जा रहा हूँ। आप मेरा आखिरी रास्ता है, मेरी आखिरी उम्मीद। ठीक है, तो तुम मुझे अपनी कोई सबसे उत्कृष्ट रचना है जो तुम्हें मतलब लगती हो सुना। ओ चरवाहे जरा नजर यूं घुमा, ओ चरवाहे जरा नजर यूं घुमा, पार झंखाड़ों के एक गोता तो लगा, गोता तो लगा। ओ चरवाहे देख देख आई वो पुरवाई, उछलते नजारे है तुझको पुकारे। सुन 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 उन कोकिलों को
शर्माए जरा। तो समझा नहीं साहब। समझने की बात यह है बरखुरदार कि तुम थोड़े कम काले और थोड़े कम कर्कश कौवे हो। कोकिलों की महफिल का सितारा बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मेरे पास और भी कविता है ना साहब, मैं आपको सुनाऊंगा दूसरी के। मैंने तुमसे पहले ही कहा था अपनी सबसे उत्कृष्ट। ऐसा मत कहिए। देखिए ये कलर भी है जो मुझसे बात करना चाहते हैं। देखो बरखुरदार, मैंने पहले ही आगाह किया था, पहले ही आगाह किया था। मैं दो टूक बात करता हूँ। ये अपनी सारी कविताएं उठाओ, इनमें लगा दो हाथ और अपनी भेड़ों पर ध्यान दो। अरे परिवार वालों, परिवार, ये कलम, ये कविता, ये तुम्हारी बस की नहीं है। क्या मत करिए ना, मुझे एक मौका दे, बस एक मौका। मैं निराश नहीं करूंगा आपको, मैं वादा करता हूँ, बस एक मौका। कौवे हो तुम, कौवे, काले धत्ते कौवे, जो सिर्फ शोर मचाना चाहते और शोर ही मचाता है। जा सकते हो। जी पर जाने से पहले कहानी मेरे पास। ऐसे नहीं मानोगे तुम। नहीं, मुझे समझ में आ गया आपको क्या चाहिए और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हाँ, बस एक कहानी, शेखर बाबू। हाँ, कोई नहीं। शेखर बाबू, वो हम जैसे ही थे। ये आपके जैसे, मेरे जैसे, ऐसी ही कद काटती, बोलने में 100 में किसी मेल में। एक अपनी अलग ही दुनिया थी शेखर की, इस वास्तविक दुनिया से परे। सब कुछ ठीक था पर कब तक घर में खाने को दाना नहीं है और साहब को कोई नौकरी करनी नहीं। आज गए थे चौधरी बाबू के पास कि आज भी। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं? नौकरी चाकरी मेरे पास की नहीं है। मेरी दुनिया अलग है, एकदम अलग। इस संसार से परे मेरी दुनिया अलग है। और मेरी दुनिया? उसका क्या? तुम एक काम क्यों नहीं करते? ये जो घर में इनका दुक्का भेड़े बची है, कल इसके साथ मुझे भी ले जाना और उसमें से भी कोई बड़ी कविता लिखवाना। शेखर के पिता की बड़ी इज्जत थी वहां, उसी के नाते इसका ब्याह संपन्न नहीं हुआ। लड़की बिल्कुल कोमल गोपाल के जैसी, नाम था अनामिका। बड़ी धूमधाम से शेखर की बारात सजी। तो शादी के बाद के 2 महीने तो किसी खुशगवार कहानी के साथ, जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। लेकिन फिर बाद में शेखर के पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और घर का सारा भार शेखर पे आ पड़ा। तो भाई शेखर तो अपनी दुनिया में मस्त रहता। घर की खुशियां धीरे धीरे नजारा हो चली। सुन रहे हैं कविराज कि आप बहरे भी हो गए हैं। शादी के वक्त सब कुछ कितना अलग था। तब पता होता कि गुजारा भर करने की नौबत आ जाएगी तो बस! ये सब सुनते सुनते मेरे कान पक गए। वक्त खराब हो तो अपने ही सर बनकर लोग काटते, जहर करते। कवि, कविता अगर भेड़ा भरनी जानती होती तो आज ये ना कहती। मैं दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा तुमको और इस मनहूस गांव को कि मैं और ये मेरी कविताएं क्या कर सकती हैं। दिखा दूंगा, बता दूंगा सबको दिखा दूंगा। वो सब पहली बार इतनी हिम्मत कर उसने कहा था, सबको दिखा दूंगा मैं, बता दूंगा मैं और मेरी कविताएं क्या कर सकती। थकान हो गई, दिन भर लग दिया चीरी। अरे यार हाथों में भी छाले पड़ गए। यहाँ वो माले खराब चला है, रोज का यही है। अरे ये तो रोज का, ये तू जल्दी से ग्लास मंगा, कैसे खोलता हूँ। ले बेटा, आया था। आजा। 2 गिलास खाने में बोले में मछलियां। आया था। अरे बेटा आया। 2 गिलास आया था। पगार भी नहीं देता यार। मालिक का सही काट देते हैं। तेरा 3 गिलास और आपकी मैं आप सबको अपनी कविता सुनाऊं? अरे ये आगे चलते फिरते रेडियो चल जाओ, आपको अपनी कविता सुनाऊं? हाँ तो कुछ है नहीं।
आप सुनेंगे ना मेरी कविता? हाँ भाई मैं सुनूंगा। निकला मैं ढूंढा रास्ता, मिली तकदीर तभी एक रात, बोलियो है हक पंगु फकीर, सच को जानकर तू अर्जी, चलेगी बस मेरी मर्जी, चलेगी बस मेरी मर्जी। हाँ साली समझती क्या है खुद को? मैं जितनी चाहूं उतनी पीऊं, समझा है? अबे ओ शायर समझा? चलेगी तो बस अब मेरी मर्जी। समझाइए ना। तुम सारे शराब पीकर हंगामा करते हो, ये कला की कदर नहीं करते और शराब जैसी पवित्र चीज को बदनाम करते हो। बढ़िया नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। बैठ। अच्छा भाई है तू, चलेगी तो बस अब आपकी मर्जी। आप आगे सुनेंगे ना? हाँ भाई मैं आपको आगे सुनाता हूँ। तू है परवाना, तू है परवाना मुझसे भिड़ेगा, तू है परवाना मुझसे भिड़ेगा, तू है परवाना मुझसे भिड़ेगा। क्या बोला बे? ये तू मुझसे भिड़ेगा, तू मुझसे भिड़ेगा। ये खत्म हो गई, खत्म हो गई। अगर मानेगा नहीं तू, मानेगा नहीं। कैसे भिड़ेगा? बेटा ये इधर आइए, इन्हें बाहर निकालिए। चलिए भगाइए। भाग इधर। सामान से है इधर। अच्छे से ठीक है। दो जाए यहाँ से चल। रोज रोज चलेगा। शेखर बाबू, ये आप पकड़िए मेरी तरफ और मेरी बातें गौर से सुनिए। कल से आप यहाँ तशरीफ ना लाएं तो ही बेहतर है। पर देखिए बरखुरदार, मैं अभी आपके किसी पर परंतु का जवाब नहीं दे सकता। आप मुझे माफ करें और यहाँ से रुखसत हो जाए। चले। अच्छा, पर आपने कहा था आप मेरी कहानी सुनेंगे। क्या कहा? किस कहानी की बात कर रहे हैं आप? कौन सी कहानी सुनने को कहा था मैंने? आपने कहा था आप मेरी कहानी सुनेंगे। देखिए आप मुझे बख्शें और यहाँ से रुखसत हो जाए। कोई कहानी नहीं सुनना। चले जाए यहाँ से। कहानी सुनाएंगे। निकल जाए। कहानी सुनाएंगे। क्या पता अगर तब वो मालिक शेखर की वो कहानी सुन लेता तो कहानी कुछ और हो सकती है। शेखर बाबू निराशा और विषाद में गले गले तक डूबे हुए। कदम घर जाने को पड़े तो सुबह कई सारी बातें कानों में गूंजने लगी। मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा तुमको भी और इस मनहूस गांव को भी कि मैं और मेरी कविताएं क्या कर सकते हैं। क्या करते? अच्छा, पास ही में एक बड़ा नगर सुना था, वो कलाकारों की नगरी। वो नगर संगीत में जीता है और रंगों में नहाता है, लेखकों और कवियों को गले लगाता है। कलागंज, यही नाम था उस नगर का। तो बस शेखर बाबू निकल पड़े कलागंज की ओर। तो गांव के पास से ही एक तिराहे पर आ पहुंचे। अब सामने दो सड़कें, दो अलग अलग सड़कें, दो अलग अलग रास्ते। शेखर को चुननी थी एक सही राह।
गाड़ी किसी गड्ढे में फंसी हुई दिखाई। हाँ बादल, राम से बादल, मालिक चिल्लाएंगे, समझा तो यार तुम बादल। हाँ, आराम से पीछे मालिक बैठे हैं, ढलान है, आराम से चलना है। मालिक फिर चिल्लाएंगे, अरे अरे अरे, रुक रुक रुक। चल गया ना, बादल यार तुम भी। अरे भाई रुको, जाओ जरा आगे की तरफ से। धीमा दम लगाना। अब की बात पूरी ताकत के साथ। मालिक, गाड़ी निकल गई यादव। भगवान आपका भला करेगा। आप ना आते तो ना जाने कब तक यूं ही लगे रहते। काफी लगते हैं। कहाँ जा रहे हैं? जी बस कलागंज जा रहा था। रास्ता पूछते यहाँ पहुंचा। अच्छा, तो कहीं मालिक से आज्ञा लेकर आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं, मैं चला जाऊँ। भीतर आ जाओ। जी बड़े चौधरी साहब हैं, भीतर बुला रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चले मालिक। चलो। जी।
तुझे चाकरी करने का मौका मिल गया, रात वहीं ठहरेंगे। हाँ चल। माफी हुजूर, माफी। इतनी रात में लेने में पता ही नहीं चला हुजूर। हुजूर वैसे चौधरी साहब तो चौधरी साहब नहीं लगा समझ। आइए हुजूर। चला जल्दी। हाँ चल चल उसके साथ आइए हुजूर, आइए। कितना क्या है? वैसे पहले बता दिया होता तो कुछ बेहतर इंतजाम कर देते। आप पहले तो सराय के पास में बहुत ही अच्छी शराब जमी मिलती है, ले आओ। अंधेरा काफी है, रोशनी के लिए कुछ मोमबत्तियां या लालटेन। बैठो। आप कहें तो ले आओ। मोमबत्तियां और मोमबत्तियां। कभी घनघोर बारिश के बाद पेड़ों से टपकती बूंदों को देखा है? किसी एक पेड़ की, किसी एक टहनी के, किसी एक पत्ते से टपकती बूंद। टप टप टप। एक सम्मोहन होता है उस नजारे का। और उसी नजारे के बीच मान लो कोई एक बूंद बीच हवा में ठहर जाए, जानते हो तुम उसमें क्या नजर आएगा? तुम्हें उसमें नजर आएगा वो सम्मोहन, तुम्हें नजर आएगा वो तिलिस्म जिसके लिए तुम कुछ भी कर जाओ, जो तुम्हें तुम्हारी हदों को एक नई दुनिया, एक नई परिभाषा देगा। उस जलती मोमबत्ती से वही तिलिस्म जब लिया था शेर। नाम नाम क्या है तुम्हारा और करते क्या हो? शेखर, लेक्चरर, कवि, लेखक, रोजी रोटी रोजी रोटी कैसी चलती है? चरवाहा, गड़रिया, कुछ खानदानी भेड़े हैं। भेड़े वो भी खानदानी। सुनिए शेखर बाबू, खुदा का शुक्र करो कि रात तुम्हारे नसीब में आई। समझ लो कि आज तुम्हारा दिन किस्मत का दिन, चमकती किस्मत का दिन। और ऐसे ही दिनों की बदौलत हम अमीर बन जाते हैं। बंदा फर्श से सीधे अर्श जा पहुंचता है। ये लड़की देख रहे हैं? कहने को रिश्ते में भतीजी है मेरी, और सारी जिंदगी इसे अपनी सगी औलाद की तरह पाला पोसा बड़ा किया। बदकिस्मती से अब यही है मेरी इकलौती वारिस। मेरे बाद मेरा सब कुछ इसी का होगा। इसके निकम्मे बाप के मरने के बाद मैं ही इसका बाप और माँ दोनों। कभी किसी तरह की कमी नहीं की इसकी परवरिश में। और इस बदसाब ने
तुमने। ये मेरी इकलौती वारिस तुम्हारी, अभी यहीं मेरे सामने तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। शादी? क्या तुम सोचा था कि आज सुबह इसका हाथ मैंने कलागंज के एक बड़े जमींदार को सौंपने का वायदा किया। सब थे, सब मौजूद थे, मेरे दोस्त, शुभचिंतक, दूर के रिश्तेदार, सारे बड़े और खबर सबके सामने इस बेगैरत ने इनकार कर दिया। इस रिश्ते से कितना कुछ बदल सकता था, इस नीच ने इनकार कर दिया। ये तो आया कि उसी वक्त इसका तलाक छोड़कर वहीं दफन कर दूं। इसके बाप से एक वायदा जो किया, बस उसी पर उस चाका को बुलाया और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। और कसम खाई कि इस रास्ते जो भी पहला शख्स मिलेगा, जो भी चोर डकैत लंगड़ा लूला जो भी, उसी से इसकी डोर बांध दूं। पर इस बदजात की किस्मत देखो, कुछ बेहतर निकली। जो इसे कभी एक गड़रिया मिला। शेखर बाबू, ये है तुम्हारे बदलते किस्मत की दास्तान। मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ना भी मिले हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। हाँ? 10 मिनट है तुम्हारे पास तय करने को। मुझे जो कहना था, तुम्हें जो सुनना था, सब हो चुका। कितना? 10 मिनट। और हाँ, याद रहे 10 मिनट। सब कुछ किसी सपने सा है। गहरी नींद वाले गहरे सपने सा। वक्त की रफ्तार को जोर, और शायद कहने को इतना कि सदियां बीत जाए। जैसा आपने सुना, एक मामूली चरवाहा, शायद अभी उतना खुश नहीं कि अपने आप को कोई कवि या लेखक, पर इस हुस्न के सामने ऐसा लगता है कि मैं कवि हूं और कविता मेरे सामने खुद शरीर लेगी। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कहिए। जब पहली बार आपको देखा तभी जान लिया आज नसीब जरा खुश है मुझ पर। आप एक निहायत नेक और साफ दिल इंसान जानता है। वो आदमी कहने को तो मेरे पिता के भाई, मेरे जिम्मेवार, पर सच तो ये है कि वो मेरी मां को चाहता था। भाई की पत्नी को, क्योंकि मैं बिल्कुल अपनी मां जैसी दिखती हूँ, अब मुझसे नफरत करता है। पूरी जिंदगी मुझे उस काल कोठरी में किसी कैदी सा रखने के बाद चाहता है कि मैं अपने से 3 गुना उम्र के किसी खूचम से शादी कर लूं। मैंने मौके का इस्तेमाल किया और
आपकी भी कोई जिंदगी हो, खूबसूरत और ज़हीन जिंदगी। आप उसे मुझ जैसी अभागी पर क्यों जाया करना चाहेंगे? पर फिर आपने जिस खूबसूरत लहजे में खुद को मेरा खिदमतगार बतलाया, उसके लिए शुक्रिया। कभी सोचा नहीं था मर्द की किसी ऐसी पाक साफ नसीब से भेंट होगी। मैं पाक साहब तो यहाँ पे ये शेखर खिदमतगार और नेक दिल था, जो कि बस कुछ ही घंटों पहले नकारा और निकम्मा था। उन आखिरी शब्दों ने मानो कोई छड़ी घुमा दी थी शेखर के दिलो दिमाग। केवल 10 मिनट है मेरे पास। लगता है जिंदगी के सारे खूबसूरत पल इन 10 मिनटों में समा गए। शायद यही वो खूबसूरत पल इसके लिए मेरे नसीब ने मुझे इतना इतना तड़पाया है। आप मुझे गलत मत समझिएगा। ऐसा नहीं कि मुझे आपसे कोई हमदर्दी, बल्कि सच कहूं तो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, बेइंतहा मोहब्बत। और आपकी तरफ से कुछ नहीं है, ये भी जानता हूं। निश्चित तौर पर इस पल तो पता नहीं, शायद आने वाले समय में मेरे लिए इसकी संभावना ही ना हो। लेकिन उसके पहले इस जालिम की बेड़ियों से आजाद करा तुम्हारा साथ एक गलत मुझे गुजरा कर सफेद उजला, जहां से खुशहाली सिर्फ खुशहाली, कोई मनुष्यत कोई परेड कुछ नहीं होगा, सिर्फ खुशहाली, सिर्फ खुशहाली, सिर्फ खुशहाली। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम कुछ नहीं जानते। मेरे इस मनहूस साए से जितनी जल्दी हो सके, जितनी दूर जा सको चले जाओ। उस पर भरोसा रखो, वक्त खत्म हो चला है, उस पर भरोसा रखो। पछताओगे और फिर तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे जैसे वो करता है। मैं रहूंगा, मैं जीऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें बेइंतहा चाहने के लिए। तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका, तो कहो क्या तय किया तुमने? क्या तुम इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए राजी हो? जी हाँ, मैं तैयार। होशियार हो तो जाओ शादी की तैयारियां। लेकिन चौधरी साहब, उसके पहले मैं आपसे मैंने पहले ही कहा था, कोई बात कोई सवाल नहीं। चौधरी साहब, अब तो हम रिश्तेदार होने को, अब मैं वो मामूली घड़रिया तो नहीं रहा, अब तो हम बात कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा कहो क्या कहना है तुम्हें? कहो। सब पता चल गया है चौधरी साहब। सीधी सी बात, हम सफर तो बनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये चाहता हूं तुम इसे अपने चंगुल से आजाद कर दो। उसके लिए तुम जो चाहे मांग लो, जो चाहे मांग लो, जो चाहे। क्या कहा? मैं तुमसे मांग लूं? तो तुम्हें मुकाबला करना है, हाँ? तो आ जाओ मैदान में। शादी से पहले इसे विधवा करने का सुख का स्वाद आज चखूंगा। ये क्या चौधरी साहब, तलवारबाजी? ये तो एक तरफा मुकाबला ऐसा हो जिसमें पड़ा बराबर। मुझे अपने नसीब पर पूरा भरोसा है और मोहब्बत पर यकीन। दोनों तरफ बराबर का मुकाबला। बराबर जैसी तुम्हारी इच्छा। वजीर
पर। आओ आओ बैठो, खड़े क्यों? शेखर बाबू, ये हमारी खानदानी बंदूक है। दोनों में बारूद हैं, जो चाहे उठा लो। मुकाबला करना है ना, वो भी बराबरी का। खेल ये है कि ये अपना रुमाल नीचे को छोड़ेगी और वही इशारा होगा निशाना लगाने का। बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर। तो ठीक है शेखर बाबू, उठाइए। जरा ध्यान से पूरी तफसील करके ही चुनिएगा। ये हमारी खानदानी बंदूकें हैं, कहीं कोई चूक ना हो जाए। मत करो शेखर, चले जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये आपने ठीक नहीं किया। शेखर, चले जाओ यहाँ से। रुमाल निकालो और याद रहे, रुमाल का छूटना अच्छी है, लेकिन प्रश्नों पर कुछ जान से मैंने जाते जाते भी इस कहानी को सुनाने पर इतना जोर क्यों दिया? मतलब बैठिए। देखिए, हमने जिंदगी की तमाम बातों को अलग अलग डिब्बों में कैद करके नाम दिया और बस उसी के सहारे सबका गुजारा चलता है। अच्छा देखिए, एक होती है शुरुआत, एक होता है अंत। हमें लगता है कि ये एक शुरुआत है और ये एक इसका अंत। मतलब कितनी अजीब बात है। हम जिंदगी की सारी सीधी सरल बातों को उल्टाते पलटाते इतना उलझा देते हैं कि सब कुछ बड़ा पेचीदा दिखने लगता है। हम सिर्फ वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। मेरी मानो तो हर अंत के आखिरी छोर से एक नई शुरुआत अटकी होती है। समझा नहीं? ये कहानी अब खत्म नहीं है। ये इस कहानी का अंत नहीं, इस अंत का अंत। अच्छा, फर्ज कीजिए कि आपको बीती जिंदगी की कोई गलती सुधारने का मौका मिले। सरासर बेवकूफी। मतलब मान लीजिए एक मौका, एक बस वही एक मौका शेखर के नसीब में था। उस तिराहे पर फिर आप पहुंचे, फिर से एक नई राह चुन ले, एक नई कहानी छेड़। क्या
रास्तों को शुरुआत देता, चलता चला जाता। बस उसी के साथ शेखर भी चलता चला जा रहा। कहीं कोई झील मिली तो प्यास बुझाई, पीठ और नीमों के नीचे छोटी छोटी झपकियों से कदम मिला, मील दर मील गुजरती जाती। अच्छा, कहीं कोई भेड़ दिखती तो कुछ देर को मन ठिठक जाता, सपने और उम्मीदें एक छुट्टी लेकर ही गायब हो जाती। लेकिन थोड़ा आगे चलने के बाद अब नजारे तब्दील होने लगे। अब नजारों में रंग थे, गहरे गाढ़े रंग। कभी कोई गवैये कबीले मिल जाते तो उनके साथ रोटी तोड़ रात बस हो जाता, तो कभी किसी नाटक मंडली से रूबरू मस्त हंसे जाता। एक बार तो कभी शायर भी मिले जिनसे मिलकर सारे सपने और उम्मीदें लौट आते और शेखर बाबू को कांपने लगते। अच्छा, काफी दिन को चले थे तो चलते चलते 8 दिन बाद एक पक्के रास्ते पर एक आदमी मिला। सुनिए जी, भाई साहब, ये बड़ी दूर से आया लगता है। जी, रनकपुर से आ रहा हूँ। मुझे कलागंज जाना है, कुछ मदद हो जाती तो। हाँ जी जरूर, कल कुछ गाते हैं या बजाते हैं? जी, मैं कुछ समझा नहीं। भैया, कलागंज को ढूंढते हुए यूं कोई कलाकार ही आता है। अच्छा, वो नगर सबको गले लगाता है, पर कुछ को तो भटक भी जाता है। पर आप सही समय पर आए। नगर में सालाना जलसा चल रहा है, जश्न का माहौल है, खूब चकाचौंध है, और बस यहाँ से 4 मील दूर है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। जी शुक्रिया। विवेश, कलागंज वो नगर नहीं, वो एक प्रेत था जिसके पैर नहीं, जो उड़ता था अपने लंबे लबादों में शेखर जैसे कई ऊपर 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 और ऊपर।
अपनी जेबें खंगाली और एक सस्ता सा मुसाफिर खाना खाया और थाम लिया अपनी कला। कला में जाने पर उसे पूरी एक नई दुनिया आ मिली, जिस पर अपनी कलम के साथ चल निकले थे शेखर। 2 दिन यूं ही गुजारे। फिर एक दिन रात को कहीं से लौट ही रहे थे कि कलागंज का एक और जादू, एक और चेहरा उसके सामने आ खड़ा हुआ। सच कहा था शेखर। पद्मिनी से वो मुलाकात होने पर उसे पूरी नई दुनिया आ मिली, तैरने की, तैर के डूब जाने। अच्छा, हर खूबसूरत चीज जो होती है उसकी एक दास्तान होती है, उसके इस तरह खूबसूरत हो जाने की। और जो कि कभी खूबसूरत नहीं होती, ऐसी एक दास्तान लिखी जा रही थी उस इमारत की 4थी मंजिल के पीछे वाले को। इंतजार से वक्त ही निकलता है।
दिलावर, तुम्हारा निशाना चूकेगा नहीं। पर वो राजा लाल रोशनी के सामने आएगा कैसे? मैं तुम्हारे बहुत सारे आए इस काम को अंजाम दे, बाकी सब इस खत में। तुम्हारा क्या ख्याल है चौधरी? हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमारे मंसूबे और संदेश हल तक पहुंचाएगा कौन? घटना के बाद पहरा और खड़ा हो गया होगा। इसके लिए ये जिम्मा मैं अपने सर लेती हूँ। तुम देखो पद्मा, हम तुम्हारे जज्बे की कदर करते हैं, मगर सुनिए, इस इमारत के तीसरे माले एक मुसाफिर आया किसी रनकपुर से। फूलों सा कोमल, मेमनों सा मासूम। 2-3 दफा मुलाकात हुई है मेरी। अपने कमरे में बैठा कविताएं लिखता है, खुद को लेखक बताता है, और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो मुझसे फिदा है। बस ये समझिए, मैं जो कहूंगी वो मानेगा। बस वही हमारा संदेश महल तक ले जाएगा। बहुत खूब पद्मिनी, बहुत खूब। आज के बाद इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। तो ठीक है, ये खत मैं उसकी सही जगह पर पहुंचा कर आती हूँ। चाहता हूं कि इस काम का अंजाम तुम इस बंदूक से दो। क्यों नहीं? पद्मा पहुंची शेखर बाबू और कुछ लिख ही रहे। पद्मा की बात कि तभी तुम स्वप्न हो सजीला, नींद में कतरा रहती हुई, बहती हुई, मुझसे कुछ कहती रहती। शेखर! शेखर! पद्मा, क्या हुआ पद्मा? पद्मा, तुम रो क्यों रही हो? पद्मा, क्या हुआ? शेखर, मुझे ना तुम्हारी मदद की जरूरत है शेखर। मैं यहाँ किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती। हाँ पद्मा, कहो, क्या हुआ? मेरी माँ बहुत बीमार है शेखर। हाँ तो चलो पद्मा। नहीं, हाँ, हाँ। मेरी माँ के भाई यही राजमहल में सिपाही हैं। उन तक खबर पहुंचानी है। और ये नहीं हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी शेखर। पद्मा, तुम रो मत। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पद्मा, बताओ क्या करना है, बताओ मुझे। तुम्हें ना राजमहल के दक्षिण वाले द्वार पे जाना है। दक्षिण का याद रहे, दक्षिण वाले द्वार पे। वहां तुम्हें दो पहरेदार मिलेंगे। उनको कहना परिंदा पिंजरा तोड़ चुका। परिंदा पिंजरा तोड़ चुका। वो तुम्हें भीतर उन तक ले जाएंगे। उन्हें बस ये खत दे देना शेखर। करोगे ना? बोलो करोगे ना? पद्मा, बस इतनी सी बात। तुम्हारे लिए तो न जाने में क्या। शेखर, समय बहुत कम है। जल्दी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी शेखर। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो शेखर बाबू निकल पड़े राजमहल की ओर। भाई दक्षिण द्वार तो पार हो गए और आगे न जा पाए। उनकी सौम्यता और सहज व्यक्तित्व ने ही उन्हें दगा दिया और सीधे जा पहुंचे राजा के पास।
जो करना करो। हाँ, हम खुद दरियाफ्त करेंगे। तुम यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से आए? नीलांबर के पहाड़ों पर एक छोटा सा गांव, रनकपुर, वहीं से हूँ। कलागंज आने का कारण? लेखकों, सुना था कलागंज लेखकों और कवियों का नगर। ये नगर रंगों में नहाता है, संगीत में जीता है और कलाकारों को अपने गले लगाता है। तो मैं यहाँ चला आया हूँ। हाँ, वो तो है, वो तो है। हाँ, तो क्या नाम बता रहे थे? क्या नाम बताया था तुमने? रनकपुर। रनकपुर। क्या करते थे वहाँ? इक्का दुक्का भेड़ें थी, बस गुजारा चला लेता। भेड़ें? यानी कि तुम अपनी उन भेड़ों को रनकपुर के उन लंबे घास के मैदानों में ले जाते होगे। रनकपुर, आहा, एक बार गया था वहां अपने 5वें महल की चौथी बेगम को लेके। वो सुकून और वो ठहराव सिर्फ वही। तुम वही उन घास के मैदानों के पास रहते होगे। शहर होते ही उन घास के मैदानों पर पड़ने वाली ओस की बूंदों की ठंडक महसूस करते होगे। और भाई पीपल या बरगद की छांव में सोते होगे। नहीं जी हुजूर, बिल्कुल यही तो। और उन बर्रों के गीतों को सुना तुमने? महसूस किया हमने? पराग ले जाते देखते मस्त हो जाते होगे। नहीं हुजूर, रनकपुर आए और अबाबिलों से ना, तो क्या अभी अबाबिलों की तो हमने बात ही नहीं की। अबाबिलों पर भी आ रहे हैं, रुको। उन अबाबिलों से बात की तुमने? महसूस किया उनके गीतों को? जैसा कि मैंने कहा, रनकपुर आए और अबाबिलों से ना मिला तो क्या? रनकपुर की तो एक एक चीज बेशकीमती है। हाँ, तो उन अबाबिलों, उन झरनों और उन मैदानों के बारे में सोचने मात्र से मन कितना शांत हो गया। हाँ, वही शांति जो हमें कोई राज्य, कोई हुकूमत और कोई सत्ता नहीं दे सकते। तुम्हें गाना वाना आता है क्या? जी हुजूर। तो सुनाओ कोई अपना गीत, रनकपुर का गीत। राजमहल में सीधा लेके घुसे चला है। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आज मरहूम देवनाथ गुजरे थे। उनकी बातें सबके कान में गूंजी। यही कामना के साथ परिंदा पिंजरा तोड़ चुका और कीड़े पर झपटने को बेकरार है, जिसे राजमहल के दक्षिणी उडेर के ऊपर लाल रोशनी की दरकार है। याद रहे, परिंदा लाल रोशनी देखकर उड़ेगा। हुजूर, तो चरवाहे, तुम्हें ये खत किसने दिया? मेरे इरादों में कोई छल कोई कपट नहीं। ये खत
मोहतरमा ने दिया। उन्होंने कहा उनकी माँ बीमार। उसके चेहरे और मोहर के बारे में। हाँ वही तो, उसके चेहरे मोहर के बारे में बताओ। वो बिल्कुल उस तिलिस्म की तरह जो किसी भी कलाकार को कोई गैर अंगेज रचना करने के लिए चाहिए। उसकी छोटी काली जरीन, उसके लंबे काले बाल, मानो पूरा सब। क्या यही तो नहीं है? और आपके पास तुम्हारी जैसे मैंने सोचा था। हुजूर, मैंने खुद इन आंखों में देखा है, खुद इन आंखों में झांका है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अच्छा तो ठीक। आज जब अवाम के सामने जाना होगा तो हुजूर की जगह तुम जाओगे। राज पोशाक और लाल रोशनी ठीक वैसे ही जलेगी जैसे कहो क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है। मुझे अपनी पद्मा पर पूरा भरोसा है और अपने नसीब पर पूरा यकीन। मेरे साथ ऐसा हो नहीं सकता। नहीं बोलो मंजूर, बोलो क्यों बोल रहे हैं? क्या बोलता है? तुम्हारा भरोसा आजमा लिया जाए। इसे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन है। पूरा यकीन है। बोल रहे हैं ना? देना क्या होगा? आगे की कहानी कहो। आगे क्या हुआ? जी आगे क्या हुआ? कहानी यहाँ खत्म नहीं हो। कहो कि फिर क्षेत्र की मौत किसी और चौधरी के जरिए उसे फिर एक मौका मिलता है अपनी राह बदलने का, अपनी राह चुनने का, सही राह का। असल में क्यों चौक है कि मुझे कैसे पता? कोई बच्चा भी इसके बाद की कहानी बना सकता, निहायत ही बेवकूफी। असल में क्या है कि इस कहानी का नायक शेखर ना होकर किस्मत या फिर मौका, मौत। आपने इतना समय दिया उसके लिए। ये कहानी सुनाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। नहीं, आगे कहानी कैसे बढ़ती है ये मुझे और
पत्नी उसके लिए सब कुछ। तो वो वापस घर की तरफ मुड़ता है तो बाकी जिंदगी हंसी खुशी बसर करती है। आगे आगे फिर क्या करते हैं शेखर? ये हो नहीं सकता ना भाई, ऐसे कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। उसके बाद मतलब ये हो कैसे सकता है? मतलब क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ आदिम मियाँ। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ मैं लीलाधर बोल रहा हूँ, लीलाधर। अरे लीलाधर बाबू, कैसे याद किया? कब खैरियत? हाँ हाँ सब खैरियत, सब खैरियत। अच्छा सुनिए, हाँ हाँ बोलिए। वो चंद्रकांत को कहिएगा कि मुझसे आकर मिले, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे वही चंद्रकांत जिसके लिए तुमने खत लिखा था भाई। अच्छा अच्छा, वो चंद्रकांत। हाँ हाँ। वो पगला। लेकिन लीलाधर बाबू मैं कुछ समझा नहीं। अरे अब इसमें समझने की क्या बात है भाई? आप तो बस मेरी ये खबर पहुंचा दो उस तक कि मैंने उसे याद किया है, मुझसे आकर मिले। लीलाधर बाबू एक मसला हो गया। अब क्या मसला हो गया भाई? चंद्रकांत को गुजरे लगभग 1 महीना हो गया। क्या? हाँ हाँ, आप उसी चंद्रकांत की बात कर रहे हैं ना, जो कुछ कहानी लिखता सुनाता मिलता था। लेकिन लीलाधर बाबू वो अपने नाम के आगे कुछ और नाम भी लगाता था। मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। शेखर? हाँ हाँ हाँ, चंद्रकांत दास शेखर। आपको कैसे पता? नहीं, कुछ नहीं। हेलो हेलो हेलो। घर में खाने को दाना नहीं है और साहब को कोई नौकरी करनी नहीं है, ऊपर से ये लेनदारों की भीड़। आज गए थे रघुनाथ बाबू के पास कि आज भी। अरे तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि नौकरी वोकरी मेरे बस की नहीं है, मेरी दुनिया अलग है। हाँ, देखना मेरी वो कहानी जब छपेगी ना तो लोग दीवाने हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। हाँ और मेरी दुनिया, उसका क्या? और ये क्या कहानी कहानी लगा रखा है? जानते हो गांव वाले क्या कहने लगे? कहते हैं कि दास बाबू के लड़के पागल हो गए, सबको पकड़ पकड़ के ना जाने के कहानी कहानी करते रहते हैं। और हाँ, कहानी से याद आया, आदित्य चाचा ने जिसके पास जाने को कहा था उनके पास गए कि नहीं? नहीं, है ना? तुम एक काम क्यों नहीं करते? ये जो घर में इक्का दुक्का भेड़ें बची है ना, कल इसके साथ मुझे भी बेच आना और उसमें से भी कोई बढ़िया कविता लिखकर सबको सुना के फिरना। बस बहुत हुआ, ये सब सुनते सुनते मेरे कान पक गए। वक्त खराब हो तो अपने ही साथ बढ़कर फुटकारते हैं, जहर उगलते हैं। तुम लोग जलते हो। नहीं जलते नहीं, डरते हो असल में मुझसे। तुम मुझसे नहीं, मेरे उस शेखर से डरते हो। हाँ देखना, मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा तुमको भी और इस मनहूस गांव को भी कि मैं और मेरी कविताएं क्या कर सकती हैं। हाँ दिखा दूं, बता दूंगा सबको। मैं जा रहा हूं, मैं बताऊंगा मैं सबको। हाँ करने को तो काफी कुछ किया जा सकता था, बल्कि कोशिश भी। अब दास बाबू को कौन नहीं जानता और मानता था ना। देखिए उन्हीं की खातिर शुरू में सब उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन बाद में जैसे उसे कोई दिमागी मर्ज हो गई। हाँ सब
सबसे बहकी बहकी बातें करने लगा। कई बार लोगों ने उसे यूं ही सड़कों पर गाते बजते सुना और सबसे कहता कि मेरा नाम अब चंद्रकांत नहीं शेखर है। कोई उसे चंद्रा कहकर बुलाता तो सीधे मार पिटाई पर उतर आता। और आदमी वो उसकी मौत वो कैसे हुई? देखिए वो अपने में एक अलग कहानी, मतलब खुदकुशी की थी उसने, खुद को गोली मारी थी साहब। एक दिन उसकी बीवी को उसकी लाश ऊपर वाले कमरे में मिली। गोली? हाँ, लेकिन उसके पास बंदूक कहां से? ये आप राम बाबू को तो जानते हो? राम बाबू? जी हाँ, वो साहूकार बड़ी बस्ती वाले। हाँ याद आया वो। हाँ, तो हुआ यूं कि चंद्रा की मौत के ठीक पहले वाली रात उनकी एक पुश्तैनी बंदूक चोरी हुई और फिर उस दिन चंद्रा की लाश के साथ मिली वही चोरी हुई बंदूक। इसका मतलब कि चंद्रकांत ने चौधरी की बंदूक चुराई। देखने में तो यही लगता है, अल्लाह जाने क्यों किया होगा ऐसा। अच्छा ये आदमी जी, ये राम बाबू का पूरा नाम क्या था? राम बाबू का पूरा नाम? सब तो राम बाबू ही कहते थे। राम बाबू दिनकर चौधरी। राम बाबू दिनकर चौधरी। राम बाबू दिनकर चौधरी। अच्छा आदमी है वो, मतलब और कोई उसके मौत के पहले की कोई घटना? जी हाँ, अपनी मौत के ठीक पहले वाली रात को मेरी सराय में आता था। उस वक्त मैं नहीं था साहब। अब आप तो जानते हैं कि रात के वक्त वहाँ चोरों और बदमाशों का जमा। वो वहाँ के सबसे वही बहकी बातें करने लगा। कहता भैया मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो। इसी चक्कर में खुद बदमाशों ने उसके साथ खूब बात पिटाई। अच्छा एन वक्त पर मैंने आया, मौका संभाला था और उसे कहा कि आपसे आके मिल ले। लेकिन अगले दिन खबर मिलती है कि चंद्रा की लेकिन असल में अच्छा आदमी जी और तुम तो ऐसी कोई बात कोई ऐसी बाबू समझ नहीं पा रहा हूँ। परेशान के मुंह चंद्रा के बारे में इतनी दरिया। अरे नहीं वो तुम्हारा एक दिन खत देखा तो मैंने सोचा कि वो लड़के के बारे में पूछ लूं। तुमने खत लिखा था तो मैं पूछ लिया। खैर कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे इजाजत दें, बहुत दूर जाना है। उस रात ऐसा क्या हुआ होगा कि मांग लाइए ना। यहाँ हो मालिक। तो रोज कहीं है। हाँ अरे तू गिलास बना। ए बेटा आजा आजा, 2 गिलास लेके आ। अभी लाया था। अरे बेटा आजा अभी लाया था। दो गिलास आपकी, ये 2 गिलास आपकी। तुम लोग अपनी कविता सुनोगे? हाँ सुना। निकला मैं ढूंढा सभी राह, एक ही ख्वाहिश एक ही सपना, इश्क हो पुरजोर यूं अपना, उसमें झूमूं गुम हो जाऊं जैसे हो सपने में सपना। मिली तकदीर तभी एक राह, बोली वो अहमक पंगु फकीर, सच को जानकर तू अर्जी चलेगी बस मेरी मर्जी। क्या बोला बे? चलेगी बस तेरी मर्जी? क्या मेरी कविता
चंद्रकांत, यही नाम है आपका कविराज? या फिर क्या था वो? शेखर। क्या बोला बे? गले की बात मेरी मर्जी। तुम मुझसे दूर हो जाओ, फिर मैं तुम सबको अपनी कहानी सुनाऊंगा। शेखर की कहानी, मौत की कहानी, किस्मत की कहानी। कौन सी कहानी वे साले? कमर है? तू एक हड्डा कटरिया है बस। साले चंद्रकांत। मैं चंद्रकांत नहीं हूँ ना, मैं शेखर हूँ। शेखर नाम है मेरा, मैं तो शेखर। अरे वो टकेगा तो बनता है चंद्रकांत। क्यों बे चंद्रकांत? मैं चंद्रकांत नहीं हूँ ना, मैं शेखर हूँ। तुम लोग देखना चाहते हो मैं क्या हूँ? मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को मैं क्या हूँ। चलो मेरी कहानी सुनो। शेखर बाबू, आज इसको कहानी हम जैसे हम बताते हैं। मेरे जैसे बोलने में सुधार नहीं करते। बस मैं अपने बेटा ये बाहर करे आप। ए रख पर कब तक है? शेखर के पिता की बड़ी इज्जत थी गाँव, उसी के नाते उसका ब्याह संपन्न हुआ। लड़की बिल्कुल कोमल कोमल के जैसी। बड़ी धूमधाम से शेखर की बारात सजी। चंद्रकांत, अच्छा शादी के बाद मुझे चंद्रकांत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि इस वक्त यहाँ मत आया करो। बाद में उसके पिता की दुर्घटना हुई। चंद्रकांत, क्या पागल कर रही है? मैंने तुम्हें लीलाधर बाबू के पास भेजा, गए थे? नहीं गए ना? देखो, तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अपनी मदद करना ना चाहो। बरखुरदार लानत है तुम पे। इज्जत कमाई तुम्हारे बाप ने और तुमने सब गवा दी। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाऊं? बस एक कहानी, बस एक बार सुन लीजिए। तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? शेखर की कहानी। ये कहानी किस्मत की कहानी। फिर उसने मौत कहा, की कहानी। कि मैं सबको दिखा दूंगा, सबको बता दूंगा कि मैं और मेरी कविताएं क्या कर सकती है। एक गवैये की कहानी, इसका नाम था शेखर। कितनी इज्जत कमाई थी तुम्हारे बाप ने? कितनी इज्जत कमाई थी तुम्हारे बाप ने? कितनी इज्जत कमाई तुम्हारे बाप ने? और तुमने इज्जत कमा दी। कितनी इज्जत कमाई थी तुम्हारे बाप ने? और तुमने इज्जत कमा दी। कितनी इज्जत कमाई थी तुम्हारे बाप ने? और तुमने इज्जत कमा दी। कितनी इज्जत कमाई थी तुम्हारे बाप ने? और तुमने इज्जत कमा दी। कितनी इज्जत कमाई थी तुम्हारे बाप ने? और तुमने इज्जत कमा दी। कितनी इज्जत कमाई थी तुम्हारे बाप ने? और तुमने इज्जत कमा दी। कितनी इज्जत कमाई थी तुम्हारे बाप ने? और तुमने इज्जत कमा दी। कितनी इज्जत कमाई थी तुम्हारे बाप ने? तुमने सब गंवा दी। तुमने कुछ नहीं किया। तुम और कर भी क्या सकते हो चंद्रकांत? तुम एक शून्य, खाली अकेला शून्य। मैं चंद्रकांत नहीं हूँ, मेरा नाम शेखर। तुम शेखर नहीं हो चंद्रकांत, तुम चंद्रकांत हो। तुम चंद्रकांत दास हो। शेखर मैं हूं, जिसके अंदर कहानी, वो मैं हूं जो एक कवि हूं। वो तुम्हारी कहानी वाला चंद्रकांत शेखर मैं ही हूं। शेखर मैं ही हूं चंद्रकांत। तुम झूठ बोल रहे हो, सच नहीं है ना? सच तो ये है चंद्रकांत, तुम एक नाकारा निकम्मे आदमी हो, जिसने अपने निकम्मेपन में सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिसने अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। चंद्रकांत, तुम एक नाकारा निकम्मे मार के लोग खड़े हो। तुम्हें पता है, एक नई शुरुआत के लिए एकांत जरूरी है। जैसे कि मेरे साथ, तुम्हारे शेखर के साथ। तो क्या कहना चाहते हो? तुम्हें एकांत की जरूरत है चंद्रकांत। तुम्हें एकांत चाहिए चंद्रकांत। तुम्हें मरना होगा। ये किसकी बंदूक? ये तुम्हारे पास कैसे है? तुम नहीं जानते ये बंदूक? ये वही बंदूक है चंद्रकांत, ये वही चौधरी की बंदूक। भूल गए?
चौधरी की बंदूक है। और तुम्हारे पास कैसे? इसे तुम ही ने चुराया था चंद्रकांत, इसे तुम ही ने चुराया था। मैंने कोई बंदूक नहीं चुराई। इसे तुम ही ने चुराया था चंद्रकांत, इसे तुम ही ने चुराया था। तुम्हें एक नई शुरुआत के लिए एक तुम्हारा अंत जरूरी है चंद्रकांत, तुम्हारा अंत जरूरी है। एक नई शुरुआत के लिए तुम्हारा अंत जरूरी है। एक नई शुरुआत के लिए तुम्हारा अंत जरूरी है। एक नई शुरुआत के लिए तुम्हारा अंत जरूरी है। एक नई शुरुआत के लिए तुम्हारा अंत जरूरी है। और जी चंद्रकांत, चंद्रकांत दास। तो अभी आप देख रहे थे गर्दिशे आफताब, जिसमें मंच पर जो कलाकार थे, लीलाधर की भूमिका निभा रहे थे श्री दीपक सोनी। चंद्रकांत दास थे प्रतीक शर्मा। चौधरी आयुष्मान तिवारी। शेखर पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। प्रियंगदा एवं अनामिका की भूमिका में थी दीक्षा सिंह। पत्नी थी पुष्पिता पटेल। दीवार और शराबी के रूप में थे एकांश लालिया। मुसाफिर हर्ष अग्रहरी। राजा की भूमिका में थे अंकित मुखरैया। मंत्री नीलेश तिवारी। सैनिक थे कामेश व्यास, नीतीश गुप्ता। आदिल चाचा गौरव तिवारी। और इसी प्रकार मंच के परे जिन सभी कलाकारों ने हमारे साथ भागीदारी रखी वो थे मंच व्यवस्थापक हर्ष अग्रहरी आयुष्मान तिवारी, मंच संचालक सत्या मारक, वस्त्र विन्यास दीक्षा सिंह पुष्पिता पटेल, मंच सामग्री गौरव तिवारी पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, ब्रोशर महीर खान, मंच निर्माण दीपक सोनी अंकित मुखरैया, प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन श्री कृपेश जानी, संगीत परिकल्पना एवं निर्देशन जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी रवि अर्जुन, पार्श्व गायन एवं परकशन पे थी संचिता श्रीवास्तव, तालवाद और संयोजन थे वीरेंद्र जानी और इस नाटक के लेखक थे अभिनव जूनवाल। और परिकल्पना एवं निर्देशन थी श्री प्रतीक शर्मा। और लेखक का परिचय कराना चाहता हूँ। सभी दर्शक जनों का सादर धन्यवाद। आपने जिस किस्म की शालीनता के साथ में और जिस किस्म का विषय है ये नाटक का, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा इस विषय में कि हम लोग ने कैसे डेवलपमेंट किया इसका प्लॉट का। बिकॉज वो ये मूलतः कहा जाए तो एक जिसका जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो एक बड़े महान कहानीकार हैं
ओ हेनरी विलियम सिडनी पोर्टर, आप लोग सब लोग जानते होंगे, अमेरिकन। उनकी एक स्टोरी है फ्लोर्स ऑफ डेस्टिनी, वो उससे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने डिराइव किया है। बट चूंकि आप जब कहानी से तारुफ होंगे या उससे पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा कि कहानी बहुत अलग है। जो प्लॉट, जो नाटक आपने देखा और जो कहानी है वो प्रतीक ने, कृपेश ने, हम लोगों ने मिलके इसको डेवलप किया है अपने लेवल पे। कुछ चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स अपने ऐड किए। तो यही इसकी जर्नी रही नाटक की, काफ़ी पुरानी जर्नी है, काफ़ी समय से इसकी स्क्रिप्टिंग पे और किस तरीके से होना चाहिए इसके सेट में, इसकी डिवाइस में। बिकॉज सारी की सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, सारी की सारी चीज़ें हम लोग ने बड़ी फिक्शनलाइज की हैं। कोई ना कोई जगह से ये मैचअप करता नहीं है, मतलब कोई टाइम एरा या किसी की ऐसी बात नहीं करता। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार। हमारा पहली प्रस्तुति थी नाटक की, सारे कलाकारों की पहली प्रस्तुति, इस स्क्रिप्ट की पहली प्रस्तुति। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ हम रिहर्सल्स करते हैं बैठक में 10 नंबर पे, तो संजीव श्री जी हैं, आ जाइए सर, आप मंच पे आ जाइए। तो सर की बहुत हेल्प रहती है हमें। और कल भी बैठक में एक बाहर से टीम आ रही है परफॉर्म करने, बेंगलोर से एक टीम आ रही है परफॉर्म करने, क्वीन साइज उनका प्ले है। तो आप प्लीज वहाँ भी आए, प्लीज आप आएंगे। परसों है, सॉरी परसों है, परसों और नरसों। अच्छा, नरसों उनकी एक वर्कशॉप भी वो लोग ले रहे हैं, बाहर की टीम आई हुई है। तो ये बेंगलोर का ग्रुप है और 56 परफॉर्मेंस कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, और 3 परफॉर्मेंस इंटरनेशनल भी कर चुके हैं वो लोग, स्विट्जरलैंड, लंदन और जर्मनी में। बड़ा टैलेंटेड ग्रुप है और सेक्सुअलिटी और जेंडर पर ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो परसों 7 से 9:30 परफॉर्मेंस है और संडे को 10 बजे से 12 बजे है। और थैंक्स अ लॉट फॉर बहुत